डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उसके पहले एक बार याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि बायोलॉजी आखिर क्या होती है। हम बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन करना है, एकदम रटेगा आप तो, पीछे वाला रटने लगा अपने आप, रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही उसमें कि हाँ ये बिल्कुल भी नहीं याद। क्या वो तो एक बार ये दिमाग में रखो कि प्रीति चालीसा दिन भर करना है। अगर एक बार अगर दिमाग में सोच लो तो सब याद हो जाएंगे चीजें। अभी तो नोट्स नहीं बनाए आप लोगों ने, नोट्स बना लोगे तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जाएंगे। देखो सबसे पहले बात आती है हमारे यहाँ पे बायोलॉजी की, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायो प्लस लॉजी। बोल सकते हैं कि बायोलॉजी कहलाती है, बायोलॉजी में बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। तो जीवों की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के फाउंडर कौन थे हमारे यहाँ पे? अरिस्टोटल या अरस्तु। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस निकल कर आई? दो। कौन कौन सी निकल कर आई? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। हम बोल सकते हैं प्लांट्स की स्टडी करना बॉटनी, और इसके अलावा जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी करना। एनिमल्स की स्टडी करना जूलॉजी। जूलॉजी के फाउंडर थे अरस्तु और बॉटनी के फाउंडर थे थियोफ्रेस्टस। सेल किससे मिलकर बनी होती है? डस्ट पार्टिकल। और सेल कोई पूछे सेल क्या होती है तो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑफ द बॉडी। इसकी खोज किसने की? कब की गई थी? 1665। कैसी थी? डेड सेल थी। तो लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब की थी? 1674। कहाँ की थी? पानी में। अच्छा आंसर है। पानी में कौन थी? एल्गी के ये नाम, लिंक पकड़ो ना बेटा। देखो पानी में एल्गी, एल्गी का नाम स्पायरोगायरा। सबसे बड़ी, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी मनुष्यों में, सबसे बड़ी, सबसे छोटी बन जाएगा सेल के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली। उसके ऊपर भी एक पाई जाती है, सेल बॉल बनी होती है। सेलुलोज, सेलुलोज होता है। अरे तो आत्महत्या की तैयारी कहाँ से बना देगा? हाँ, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन व लिपिड से। इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, दोनों को मिला दीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन, नाम दिया पुरकिंजे, जीवन का भौतिक आधार बताया हक्सले। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी में क्या ऑर्गेनल तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं? सभी प्रकार के कोशिकांग या ऑर्गेनल इसी में तैरते हुए पाए जाते हैं ना। ऑर्गेनल के बेसिस पर हमारी सेल कितने टाइप्स की हो जाती है? दो, अरे 5, दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर कहलाती है प्रो, और मल्टीसेल्युलर कहलाती है यूकैरियोटिक। फिर वायरस एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, डॉग, कैट। बन रहा है ना। फिर इसके बाद में बताइए आप सबसे बड़े ऑर्गेनल का नाम? न्यूक्लियस। सबसे छोटा राइबोसोम कहा जाता है? सही बताओ गुरुदेव, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? अच्छा वर्ड बोलो, जा सही रहे हो। बोलो ग्रीन। अरे ग्रीन पहने ना इसलिए। राइबोसोम को कहा जाता है आएगा। जिम जाते हैं, क्या दिया जाता है? इसे कहा जाता है राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री। देखो कहा था ना बन जाएगा। हाँ, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, सुसाइडल बैग, जड़ों में पाया जाता है। है ना, पेपर में दिखा दो तो ऑन द स्पॉट आंसर निकाल के दे दें।
ल्यूकोप्लास्ट, फ्लावर में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, लीव्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इकट्ठा पूछ रही हूँ, सिस्टम से नहीं पूछूंगी, 4 टॉपिक पढ़ा है मैंने आपको सिस्टम के साथ। अब मिक्सअप में क्वेश्चन आंसर दीजिए। 80 हड्डियां किस में देखने को मिलती हैं? ऑप्शन दे दूं? अक्षय कंकाल, उपांगे कंकाल, अंता कंकाल, वाह कंकाल। ये बात हाथों में होती हैं 30, दोनों हाथों में होती हैं पूछा। और तो 60 हाथों तो हमारे यहाँ पे हैंड में पाई जाती हैं 60, पैरों में 60, 2 हाँ कॉलर बोन मतलब कहाँ से, कॉलर बोन कहाँ से, इसी को क्या कहा जाता? अरे लड़कियों वाला आंसर देता है। कहाँ से कॉलर बोन, कहाँ से क्लेविकल, हाँ सा से शोल्डर बोन, सा से स्कैपुला, और कमर के पास पाई जाती है पेल्विक। 2 2 2 6 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इसके बाद में बात आती है हमारे यहाँ पे, ये तो क्लेविकल हो गई, स्कैपुला हो गई, 60 हाथों की, ह्यूमरस, रेडियस, सल्ला कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। 14 हाथों में या फेलेंजेस बोल सकते हैं। 8 कलाई में है कार्पल और ए मेटाकार्पल और ए अल्ना, सही तो बोल रहा है, कहाँ गलत बोल रहा है। फिर इसके बाद में ये रेडियस और ये ह्यूमरस, तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजेस 14। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम ये, हाँ तो फीमर, और नी कैप के नाम से जानी जाती है पता नहीं, ये अच्छा पड़ता है तो पटेला। फिर इसके बाद में फेबुला, टिबिया, टार्सल कितनी होती हैं? 7, मेटाटार्सल 5, और पैर की उंगलियों में भी कितनी पाई जाती हैं? 14 फेलेंजेस होती है कि नहीं होती है? इससे पीछ कहाँ पाई जाती है? कान में। फीमर कहाँ पाई जाती है? थाई में। शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 6, अग्नि, वायु, यही ना? तो कौन से 6 तत्व बताएं आप? क्या 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 बेटा तत्व, हाँ गुड, हाँ गुड, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ गुड, हाँ बिल्कुल एकदम सही राय पे जा रहे हो। हाँ 8, हाँ फिर हाँ गुड, एक और स्लो मोशन, हाइड्रोजन, हो जाएंगे 6 तत्व। हाँ ये क्या होता है? तो क्या होता है? तो आंसर दे फटाफट फटाफट वाले। हाँ देखो बायोलॉजी की लैंग्वेज आने लगी आप लोगों को। ये क्या कहलाता है? हड्डी को हड्डी से जोड़े, बोलो लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से जोड़े, टेंडन या कैंड्रा आ जाएगा। आप बताइए हमारे यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी बनती है, 38 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज के अणु में। कहाँ? ऑप्शन सभी प्रकार के ऑर्गेनल्स। एक ग्लूकोज के टूटने पर 38 एटीपी एनर्जी स्टोर होती है कहाँ पर? इसलिए उसे कहा जाता है कोटना उठना है क्या? एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? हाँ कहाँ होती है एटीपी में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बेसिस पर हमारे यहाँ पे एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? ऑप्शन तो बेटा सभी प्रकार के ऑर्गेनल चले जाएंगे। अपनी पढ़ाई में हम कभी ऑप्शन देते ही नहीं है। कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं? एक एनर्जी को यहाँ वहाँ भगाता रहता है तो गोल्जी बॉडी पकड़ के रखता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो पर कहाँ भूल रहे हैं? अरे एक ग्लूकोज का अणु टूटता है ना बेटा, तो एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है कि नहीं बनती है? 38 एटीपी बनती। एटीपी का फुल फॉर्म आपको बताया गया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और स्टोर कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसी में से हमारे यहाँ पे गोल्जी बॉडी बोलती है भैया वहाँ जरूरत है, वहाँ जरूरत है, वहाँ जरूरत है, तो गोल्जी बॉडी ने किया काम कि नहीं किया। फिर हमारे यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा था सेल डिवीजन, हमने बोला था कि एक कोशिका से दो या दो से कोशिका बनना क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप से देखने को मिला था, 3, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। हमने बोला सोमेटिक सेल्स में होने वाला सेल डिवीजन कहलाता है माइटोसिस, और इसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स में होने वाला सेल डिवीजन कहलाता है माइटोसिस, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाला सेल डिवीजन था। ओवम और स्पर्म में किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो मियोसिस। फार्मर मूरे का संबंध है मियोसिस, स्ट्रॉसबर्गर का संबंध है मियोसिस, वॉल्टर फ्लेमिंग का संबंध है माइटोसिस। इंटरफेज और एमफेज भी हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड हो जाते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस से। क्या इतनी बात हमें क्लियर है। शरीर की मरम्मत करने वाली हमारे यहाँ पे सेल्स होती है सोमेटिक सेल्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसके बाद में 1855 में बर्चाउ ने क्या देखा था, सेल डिवीजन नहीं देखा, देखा था ना 1855 में बर्चाउ जी ने क्या देखा, सेल डिवीजन को देखा। उन्होंने बोला कि सेल डिवीजन भैया 3 काम करता है। कौन कौन से काम करता है सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। अरे याद आ रहा है, ब्लर क्यों हो रहे हैं आप लोग आज, ब्लर क्यों हो रहा है आज, ब्लर का रीजन क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है आप लोग, क्लास में आओ पहले, आ गए तो क्लास में ही बैठना अभी टॉपिक के लिए। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, अगर नोट्स में से एक बार पढ़ोगे आ जाएगा। टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, सैटरडे को टेस्ट रखते हैं अपना, ठीक है। तो जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक सैटरडे को पूछ लेना, और ना बने टेस्ट में ये नहीं सोचना कि 100 में से 100 चाहिए, तो मैं 100 नंबर देना आना चाहिए कि हमें 110% अपना एफर्ट डालना हो। जो ना बने फिर मेरी जान फिर खाना, जब तक ना बने, बने तो फिर अपने हिसाब से चलना, ना बने तो फिर हमारे पास आना। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, और जिसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इतनी बात हमें क्लियर है, डाइजेस्टिव बताओ क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि व्हाट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो अपने सामने ऐसा फील करो कि 56 भोग रखे हैं, फील आ गया। किसी होटल में बैठे हो, जो आपको खाना था वही आपके सामने आया, आ गया, आपने क्या किया, उसको मुंह से लगाया। मुंह से लगाया तो पूरी हमारे यहाँ पे एक्टिविटी जो भी बॉडी में होनी थी डाइजेस्टिव से रिलेटेड सब हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर में। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने 56 भोगों अपने लगाया तो इनटेक किया, मतलब मुंह से लगाया, अंतर ग्रहण किया ना, फील करते जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको याद होगा। आपने क्या किया, 56 भोग की थाली को अपनी उंगलियों की मदद से क्या किया है, उठाया, या चम्मच की मदद से, जिससे मदद आपने उठाया और मुंह में उसे रखा तो इनटेक किया। अब मुंह में हमारे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, सबसे पहले दांतों से टकराएगा, और दांतों से टकराने के बाद में जीभ अपना काम करेगी, टंग, सलाइवा अपना काम करेगी, लार। इसके बाद में ईसोफेगस से उतरता हुआ स्टमक में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और स्टमक में पहुंचने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हमारे यहाँ पे लीवर भी कुछ काम करेगा, पेंक्रियाज भी काम करेगी, और गॉल ब्लैडर भी काम करेगा। और हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के मार्ग से क्या हो जाएगा, ये कोलोन के मार्ग से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा सा था। अब देखो लेकिन हुआ क्या कि हम डाइजेशन की वो बता दे डेफिनेशन, हुआ क्या, आखिर ये सब चीजें कार्य क्यों रहे हैं हम, एनर्जी, क्या हम बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन सुनना, जैसे जैसे बोले थे फ्रेमिंग करके, भोजन का टुकड़े टुकड़े में टूटकर एनर्जी में बदल जाना डाइजेशन कहलाता है। हाँ या ना, बनाई तो नहीं है हमने डेफिनेशन, हमने तो एक फ्रेमिंग में डाला ना कि भोजन था, फूड था, और फूड हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, टुकड़ों में टूट रहा था, और हर वर्क हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्गन थे सब अपना अपना वर्क किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और वो क्या किस में बदल जा रहे हैं, एनर्जी में ही बदले। मतलब हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, फूड से एनर्जी चाहिए होती है। अब हमारा फूड किस किस रूप में देखें, लिक्विड में भी हो सकता है
और हमारे यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। अब सॉलिड फॉर्म में होगा तो कहाँ डाइजेशन होगा, और जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो कहाँ डाइजेशन होगा। ये दिमाग में क्वेश्चन आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे। अब जैसे आपको रनिंग करते हैं आप लोग, तो आप लोग भागने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और भागने का काम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत इंस्टेंट चाहिए होती है कि बाद में चाहिए होती है। तो आप क्या करते, 5 मिनट रुको 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 ग्लूकोज पी के आओ, करते ना, किया जाता। अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, 2 मिनट में लोगे आप ग्लूकोज या जूस लोगे कोई ना कोई, और आपको एनर्जी तुरंत के तुरंत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट ही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है कि नहीं होता है। आ जाएगा, तो वो भी एक फूड का रूप है। लेकिन आपने बोला है कि हम थोड़े दिनों के लिए एकदम चिल करके जिएंगे, तो हमें रोटी खाना पड़ती है ना। तो रोटियां हमें लॉन्ग टाइम एनर्जी दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। रोटी नहीं, घी लॉन्ग टाइम एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो हमारे यहाँ पे, अब देखो सॉलिड भी आपको क्लियर गया और लिक्विड भी आपको क्लियर गया। डाइजेशन में कोई दिक्कत गई, हमने बोल दिया कि भोजन का टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर एनर्जी में बदल जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन होने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। ये तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ। कोई आपसे पूछ सकता है भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट, कहाँ तक चलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन चलेगा। अब हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन जो बचेगा वो हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर मुंह से लेकर छोटी आंत तक तो क्या चलेगा, हमारे यहाँ पे डाइजेशन चलेगा। अब मुंह में किसका हो, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका हो, और सब चीजों में कहाँ किसका हो, ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फ्रेमिंग देखना, भी बता कुछ भी नहीं रही हूँ, फ्रेमिंग बन रहा है दिमाग में। आपने क्या बोला है डाइजेशन में, तोड़ो और एनर्जी में बदलो। अब तोड़ें तो तोड़ें कैसे, फूड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे एंजाइम, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, किसी ना किसी चीज में तो कन्वर्ट करोगे ना आप, और कुछ ज्यादा चाहिए कुछ कम चाहिए, कहाँ कितना चाहिए ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा डाइजेशन सिस्टम हमें 2 भागों में पढ़ना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, और ग्लैंड्स या ग्रंथियां। क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, आहार नाल। ये कहां से कहां तक फैली होगी, एनस। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या भाग हो जाएगा, कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा, पिट्यूटरी कहाँ से आ जाएगी, अरे देखो, हम पाचन तंत्र जो है बोल सकते हैं कि पाचन में भोजन का टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर एनर्जी में बदल जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक आहार नाल और एक ग्लैंड। आहार नाल मुख से गुदा तक फैली होती है, और यह हमारे यहाँ पे, फिर इसके बाद में ग्लैंड्स की बात आती है। तो ये ग्लैंड्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, एक मिनट शांति से पकड़े, इसमें सलाइवा ग्लैंड आ जाएंगी, लिवर और पेंक्रियाज। क्या इतनी बात बताओ, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे यहाँ पे माउथ टू एनस होती है, और इसके बाद में ग्लैंड्स या ग्रंथियां हमारे यहाँ पे 3 हो जाएंगी, एक सलाइवा ग्लैंड्स हो जाएगी, एक लिवर हमारे यहाँ पे ग्लैंड के रूप में होती है, और एक पेंक्रियाज या अग्नाशय। क्या इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिमाग में क्वेश्चन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, माउथ टू एनस या मुख टू गुदा तक यहाँ पर ये फैली हुई होती है। आहार नल किसका भाग होती है बेटा, प्रीति को PREETI लिख देंगे तो वही तो प्रीति ही हुआ ना। आहार नल किसका भाग होती है, होती है कि नहीं होती है। आहार नल क्या पाचन में हेल्प करती है, लिवर क्या पाचन में हेल्प करता है, लार क्या पाचन में हेल्प करता है, पेंक्रियाज क्या पाचन में हेल्प करता है। भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर एनर्जी में बदल जाना क्या कहलाता है। डाइजेशन सिस्टम कितने भागों में बटा होता है, 2। कौन कौन से भाग होते हैं, ऐसे इसको दिखते दिखते बताते जाओ बेटा। आहार नाल और ग्रंथियां। आहार नाल कहां से कहां तक फैली होती है,
माउथ टू एनस। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? सलाइवा ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, अब आपने बोला कि पाचन के कितने स्टेप हो जाएंगे, तो 5। डाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं? 5। सबसे पहले तो इनटेक करोगे ना, अंतर्ग्रहण, इसके बाद में डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में एसिमिलेशन होगा, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक्सक्रेशन, मतलब बाहर निकल जाएगा जो भी हमारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेप आ जाएगा? इंजेशन। कौन सा आएगा? इंजेशन। तो इंजेशन को ही क्या कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। हम बोल सकते हैं कि भोजन को मुख में लेना। स्टेप से समझते जाओ। क्या किया? सबसे पहला स्टेप हमने देखा, भोजन को क्या करना पड़ेगा? 56 भोग की थाली आपके सामने है। आपने क्या किया? अपने हाथों की मदद से मुंह में लिया, और मुंह इतना ही होता है ना, यहाँ तक पहुंचेंगे। स्टेप से चलते जाना। आपने उठाया यहाँ तक, मुंह खोलोगे। लिप्स काम करते हैं क्या डाइजेशन में? नहीं किए ना। इमेजिन करते जाना पूरी चीजों को। क्या लिप्स काम किए? नहीं किए। सबसे पहला टकराया दांतों से। इंटरेस्ट में लाओ ना बेटा, क्यों आप ऐसे बिल्कुल बैठ गए? इंटरेस्ट में आओ पहले। क्या? दांतों से टकराता है। बिना दांतों के काम क्या कर लोगे आप डाइजेशन में? आप अजगर नहीं लपक जाओगे नीचे, है ना? तो देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है? भोजन को जब हम मुख में लेते हैं तो टकराता है, तो पहले दांत पड़ने पड़ेंगे। अब भोजन को चबा के देखो, चबा लिया ना? बिना जीभ की मदद से कर पा रहे हो कुछ भी? तो जीभ पड़ोगे, टंग। आप देखो पानी पानी सा आया, फील करते जाओ ना, ये जो पसंद था खाते जाओ। आ रहा है, नीचे आने दो। आया, देखो गया यहाँ से, ईसोफेगस से लगा कि कुछ गया, आ गए यहाँ तक। अब यहाँ तक पढ़े अपन पहले। सबसे पहले किससे टकराया? टीथ। व्हाट इज अ टीथ? दांत क्या होते हैं? अरे अच्छा आंसर दो, बचपन से तो दे रहे आंसर। क्या होते हैं दांत? क्या होते हैं? तेज बोलो भैया, मेरी आवाज आ रही है ना। तो ऐसे मैं बोलने लगूं बेटा दांत में ये होते हैं, ये होते हैं, तो समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है ना समझ में? ऐसे आंसर मुझे भी समझ में आना चाहिए। दांत क्या होते हैं? दांत क्या होते हैं? तूने कार्य बता दिया, दांतों का काम होता है ये बताया। इसने बताया कि दांत इतने प्रकार के होते हैं। दांत क्या होते हैं? देखो ये बता रहा दांत 32 होते हैं। हाँ, दांत क्या होते हैं? मैं कौन हूं? अच्छा आंसर दिया ना, वेरी गुड। ऐसे बता, दांत क्या होते हैं भाई, बताना। जब भी दांतों में प्रॉब्लम हो, खास तौर पे इनके हड्डी विशेषज्ञ के पास में जाना। डेंटिस्ट के पास में बिल्कुल नहीं जाना है। हड्डी होता है ना दांत, उसका। दांत क्या होते हैं? आंसर दो, तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो स्लो मोशन आंसर दे। दांत क्या होते हैं? ये इंग्लिश देता है, वो हिंदी दे देता है। दांत क्या हम बोल सकते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस युक्त संरचना होती है। यस या नो? दांत हड्डी होते हैं, दांत पार्ट होते हैं, दांत 32 होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। वाह। दांत कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई स्ट्रक्चर या संरचना होते हैं। अब देखो दांतों को देखते दिमाग में रखना। दांत क्या होते हैं?
कैल्शियम और फास्फोरस से मिली हुई संरचना होते हैं। जब दांतों को हमने देखा तो लेयर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? लेयर। सबसे बाहर की लेयर कहलाती है एनामल। क्या कहलाती है? एनामल। सबसे पहले हमारे यहाँ पे दांत, और दांत में पहली लेयर क्या हो गई हमारे यहाँ पे? सेकेंड नंबर पे कौन सी हो जाएगी? डेंटाइन। और थर्ड चैम्बर। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? दांतों में सबसे बाहरी लेयर होती है और सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है एनामल, और सेकंड नंबर की होती है डेंटाइन, और थर्ड नंबर की जिसमें दांत फंसे हुए रहते हैं चैम्बर। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? दांत क्या होते हैं? आंसर क्लियर है। कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई संरचना को दांत कहा जाता है। दांत हमारे यहाँ पे 3 लेयर होती हैं दांतों में, एनामल, चैम्बर्स और डेंटाइन। इतनी बात हमें क्लियर गई। फिर इसके बाद में बात आती है हमारे यहाँ पे कि दांत कितने होते हैं? 32। क्या संपूर्ण जीवन काल में 32 ही होते हैं? कितने हो जाते हैं? हे भगवान, काउंटिंग पढ़ानी पड़ेगी मैम की जगह मुझे। दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। पहली बार निकलने वाले दांत कितने होते हैं? 20। दूसरी बार में निकलते हैं 12। गलत। पहली बार निकलते हैं 12 और दूसरी बार निकलते हैं 20, टोटल मिला के 32। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? और फिर दोबारा जब निकलते हैं तो 20 ही निकलते हैं, क्योंकि टूटने के बाद में 20 फिर आते हैं, तो 32 + 20। काय को पढ़ रहे हो मैथ्स? देखो 32 + 20 54 बताया था बेटा। हाँ चलो मैंने मान ली 32 + 20 52 होता है या 52 होता है। तो हमारे यहाँ पे एक बार दांत निकले कितने? अरे एक बार निकले 12, 2 बार निकले, पूरे जीवन काल में निकले 52 नहीं निकले, टोटल निकलते हैं 32, पूरे जीवन काल में निकलते हैं 52। एक बार जो दांत निकलते हैं संख्या होती है 2 बार निकलने वालों की, बन जाएगा। दांत टोटल कितने होते हैं? कोई संपूर्ण आगे जोड़ दे। 52 पूरी लाइफ में देखने को मिलेंगे। होते कितने हैं वास्तव में? एक बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, बन जाएगा। दांत कितने होते हैं? एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या, और एक बार जो दांत निकलते हैं उसे कहा जाता है हिंदी में एकदंती, और इंग्लिश में कहा जाता है मोनोफियोडेंट। क्या कहा जाता है? मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट के नाम से जाना जाता है जो एक बार निकलते हैं। एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या और 2 बार निकलते हैं, टोटल संपूर्ण जीवन काल में हो जाएगा 20 एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि इतनी बात हमें क्लियर गई। तो जो एक बार निकलते हैं वो होते हैं 12, 2 बार निकलने वाले होते हैं 20, और हमारे यहाँ पे पूरे जीवन काल की बात की जाए तो 52, और वैसे होते कितने हैं तो 32। कितनी लेयर होती हैं दांतों में तो 3, एनामेल, डेंटाइन एंड चैम्बर। बात इतनी हमें क्लियर गई। दांत किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर। दांतों का काम होता है भोजन को काटना, चबाना, खींचना, यही होता है कि नहीं होता है? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? अरे भैया हम ही लोटपोट हो जाएंगे हिंदी सुन के। तो इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। देखो हमारे यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बन जाएंगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कौन कौन से होते हैं? हिंदी में नहीं आता है भाई, हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? कौन कौन से हो जाएंगे? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पहचान कैसे करें कौन इंसीजर, कौन प्रीमोलर, कौन मोलर और कौन कैनाइन? तो जो दांत आगे के दिख रहे हैं ना, ये 2, ये कहलाते हैं इंसीजर, और पहने दिख रहे हैं ना इस साइड से, ये कहलाते हैं कैनाइन, और जो हमारे यहाँ पे जो चबाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं प्रीमोलर। और आपने सुना होगा अक्ल आने के बाद में डाढ़ आती है,
लास्ट में अकलदाड़ बोलते हैं, जिसके विजडम टीथ पीछे नहीं निकलती है 22 के एवरेज में, जब हो जाती है हमारी एज, अभी नहीं निकली होगी आप लोगों की, जब हो जाती है तो निकलता है। तो हमारे यहाँ पे बुद्धि का दांत जिसे बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे वो कहलाता है मोलर। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? बन जाएगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? बनेगा? दांत पूरे सुना दीजिए फटाफट। हमने बोला है कि दांत कैल्शियम और फास्फोरस से युक्त संरचना होते हैं। दांत में 3 प्रकार की लेयर होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और दांतों का काम होता है चबाना, काटना और भोजन को खींचना। इतनी बात हमें क्लियर गई। दांत वैसे 32 होते हैं। एक बार निकलने वाले दांत मोनोफ्योडेंट, 2 बार जो निकलते हैं डिफ्योडेंट के नाम से या एक दंती या द्विदंती के नाम से जाने जाते हैं। एक बार निकलने वाले 12 होते हैं, 2 बार निकलने वाले 20 होते हैं। टोटल मिला के 32 संपूर्ण जीवन काल में 52 दांत हमारे देखे जा सकते हैं। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? क्या दांतों में बीमारियां भी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कैविटीज होती है कि नहीं होती है? टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा ऐड उसी की आती है ना। आपके दांतों में कैविटी है, पूछता है कि नहीं पूछता है? तो कैविटी और पायरिया सुना है ना, जब दांतों से खून आने लगता है पूरा ब्लड, तो पायरिया और क्या हो जाता है? कैविटी। ये फ्लोरीन के कारण ही होती है, क्योंकि सेफ कौन करके रखता है दांतों को? फ्लोरीन ही करके रखता है ना। तो हमारे यहाँ पे फ्लोरीन की यदि ऊपर नीचे चीजें होंगी तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पे तमाम प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो 2 प्रकार की क्या होती है? कॉजेज भी देखने को मिलेंगे टीथ्स में। कौन कौन सी? कैविटी और पायरिया। बन जाएगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? हमने पढ़ा डाइजेशन, और डाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक था कि डाइजेशन क्या होता है। हमने बोला कि भोजन का टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर एनर्जी में बदल जाना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन 2 हमारे यहाँ पे भागों में बटा हुआ होता है। एक हमारे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नल और दूसरा ग्रंथिया या ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नल हमारे यहाँ पे 8 से 10 फीट की होती है, जो शरीर से भी लंबी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। यह माउथ टू एनस तक फैली हुई होती है। इसके बाद में हमने देखा कि जो ग्लैंड होती है वो पैंक्रियाज, सलाइवा ग्लैंड और लिवर ग्लैंड होती है। इसके बाद में हमने देखा कि आहार नल में सबसे पहला कि डाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं। हमने आपको 5 स्टेप बताया। फर्स्ट स्टेप बताया आपको इंजेशन, और इंजेशन का मतलब होता है कि भोजन को मुख में लेना। और जब भोजन को मुख में लिया जाता है तो सबसे पहले भोजन टकराता है दांतों से। तो दांत कितने होते हैं? 32। एक बार दांत निकलते हैं कि 2 बार निकलते हैं? तो 2 बार निकलते हैं। एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या होती है 12। 2 बार निकलते हैं तो टोटल मिला दीजिएगा 32। संपूर्ण जीवन काल में 52। दांतों में कितनी लेयर थी? 3। कौन कौन सी थी? एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। दांतों में कितने प्रकार की बीमारियां थी? 2, पायरिया और कैविटीज। किससे मिलकर दांत हमारे बने हुए थे? कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दांत कितने प्रकार के थे? कौन कौन से? और मोलर। बन जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब फिर इसके बाद में क्या बात आ जाएगी हमारे यहाँ पे? टंग या जीभ। किसकी बात आएगी? अब जीभ में क्या होता है भाई? इससे क्या काम करते हैं अपन लोग? टेस्ट का काम करते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें टेस्ट बड पाई जाती है, या इसमें स्वाद कलियां आपको क्या होती हैं? क्या मिलता है इसमें हमें? टेस्ट पता चलता है कि कौन सा कैसे, कितने प्रकार का टेस्ट होता है वैसे? कौन कौन सा होता है? खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा, और बता दो। 4-5 प्रकार के और होते होंगे। इतना नहीं होता है ना? आप देखो, बिल्कुल फील करके देखना, इतनी प्रकार का हो रहा है। खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। और तीसरा, चौथा, 5वां तो नहीं देख लिया? कोई भी नहीं देखा ना? अब मीठे का टेस्ट कहाँ से लगता है? क्वेश्चन बनता है। हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज बचपन में कैसे रख के खाए? खा पाए कि नहीं खा पाए आप लोग? बचपन अच्छा नहीं बीता। ऐसे हाथ पे रख के ग्लूकोज या बॉम्बीटा खाए? खाया? बॉम्बीटा भी हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा समझ में आता है, तो जीभ पर रखकर खाए। अरे यार फील करके तो देख लो, क्या दिक्कत जा रही है? याद होना चाहिए अपन को तो बस। अरे बॉम्बीटा क्या? ग्लूकोज लगता है, इसको सिखाओ। ग्लूकोज खाओ, ठीक है? यहाँ से ग्लूकोज रखा और अपनी जीभ की नोक निकाली तो अपन ने टेस्ट किया। कैसा लगा?
मीठा। तो जीभ के आगे वाले भाग से लगता है। अब जब भी मम्मी बचपन में टैबलेट देती थी तो कहाँ रख के खा लेते थे कि कम कड़वी लगे? पीछे रखते थे। फील आया तो कड़वा कहाँ से लगता है? अब आम की वो खा के देखो, पल्स खा के देखो, दिमाग में लग रहा है? नमकीन खा के देखो, रतलामी सेब, फील ही नहीं कर पा रहे आप लोग। रतलामी सेब बीच में रखो एकदम, अब फील करके देखो नमकीन जैसा कहाँ लग रहा है? यहाँ से पानी जैसा लग रहा है? अरे खा के देख लेना अभी, तो कभी भूलोगे नहीं। तो जीभ के आगे वाले भाग से लगता है, पीछे वाले भाग से लगता है, अगल बगल से लगता है, खट्टा और नमकीन बन जाएगा। भूलोगे तो नहीं कभी भी। बताइए, मीठा लगता है, कड़वा लगता है, अगल बगल से साइड वाइज होता है, खट्टा और नमकीन, पीछे से लगता है कड़वा, आगे से लगता है। क्या पाई जाती हैं जिसके कारण लग रहा है? टेस्ट बर्ड या स्वाद कलियां। कितनी होती हैं? 2000 से 8000 होती हैं, लगभग 2000 से 8000। और अगर कोई भी गर्म चीज अपन खा लेते हैं तो अपने यहाँ पे जीभ जल जाती बोलते हैं। और जलती क्या है असल में? टेस्ट बर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमें टेस्ट का अनुभव तो नहीं होता है फिर। तो जीभ क्या करती है? और भोजन को खिसकाने का काम कौन करती है? खिसका के देखो दिमाग में, सही जा रहे हैं हम? कोई भी चीज को खा के देखो तो खिसकाएगी, जा रहा है पीछे की ओर, पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है इसको। तो हमारे यहाँ पे देखो, इंजेक्शन, भोजन को मुख में लिया, दांतों से टकराया, पहुंच गया दांतों के बाद में जीभ पर, जीभ में कोई दिक्कत। जीभ के बाद में अब देखो, आप नमकीन खा के देखो, दिमाग में खाया, कोई भी चीज को मीठा खा के देखो, पानी पानी से लग रहा है, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं बचा। अब पानी पानी से एकदम मिक्सअप हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद में इसमें काम कौन करेगी? सलाइवा। कौन काम करेगी? सलाइवा या लार क्या काम करेगी? तो अब लार क्या होती है, सलाइवा क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं कि लार भाई कहाँ से निकलती है? सलाइवा ग्लैंड या लार ग्रंथियों से निकलती है, माउथ से नहीं बेटा। कहाँ से निकलती है? कहाँ उपस्थित होती है? ये आंसर चला जाएगा आपका, माउथ। कहाँ होती है तो, और कहाँ से निकलती है तो? सलाइवा ग्लैंड या लार ग्रंथियों से निकलती। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 6। कितनी होती हैं? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। कौन कौन सी होती हैं? हाँ, सही आंसर, हाँ, सम। कौन कौन से हो जाएंगी? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। कौन कौन सी हो जाएंगी? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड। कौन कौन सी हो जाएंगी? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड। कौन कौन सी बनेंगी? आता तो बहुत कम है, आता सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि बताइए पैरोटिड ग्लैंड होती है, बताओ। पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवा ग्लैंड आ जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पैरोटिड क्या है हमारे यहाँ पे? ये जो हमारे यहाँ पे पैरोटिड लिखी है, ये कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? लार ग्रंथि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है लार में, मतलब पैरोटिड ग्लैंड माउथ में पाई जाती है, पाई जाती कि नहीं पाई जाती? और इससे क्या निकलता है? लार निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अब लार क्या होती है या सलाइवा क्या होता है? क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना? फॉर्मेट बनाओ आप, तो सिर्फ क्वेश्चन यही जाएगा कि भाई लार तो बताओ, लार क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं कि 99% वाटर, 1% एंजाइम होते हैं। लार में क्या होता है? 99% वाटर और 1%। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई कि 99% वाटर, 1% क्या होते हैं? एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन आने लगे तो याद रखना, एंजाइम का मतलब होता है जो शरीर में हमारे यहाँ पे क्रिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम। या हम बोल सकते हैं बायो कैटलिस्ट के रूप में वर्क करते हैं। उत्प्रेरक सुना होगा आप लोगों ने। किसी भी क्रिया को बढ़ा देना, रिएक्शंस को तेज करने का काम कौन करता है? करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर शुरू से सुनना फॉर्मेट में। भोजन के टुकड़े टुकड़ों में टूट रहा, एनर्जी में बदला,
हमने पढ़ा कि आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड और ग्रंथियां थी, माउथ टू एनस या मुख टू गुदा, और यहाँ पे लार ग्रंथियां, अरे वो ग्लैंड हमने देखी तो लार ग्रंथि, लिवर और पेंक्रियास। इतनी बात हमें क्लियर गई। हमने बोला है कि भोजन के हमारे पाचन के 5 स्टेप थे। इंजेशन सबसे पहला हमने देखा, हमने बोला भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, इंजेशन। और भोजन सबसे पहले टकराया दांतों से। दांत होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से युक्त संरचना। 3 प्रकार की लेयर थी, एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। 32 दांत थे, एक बार निकल रहे थे 12, 2 बार निकल रहे थे 20, दोनों मिला दिए कि तो 32। और संपूर्ण जीवन काल की बात करें तो 52। कितनी बात क्लियर की, कितने प्रकार के थे, 4। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांतों में कितनी बीमारियां थी, कौन कौन सी थी, पायरिया और कैविटी। इतनी बात हमें क्लियर गई। दांत के बाद में जीभ पर है। जीभ पर क्या होता है, क्या हम बोल सकते हैं मांसल युक्त संरचना होती है, मसल से ही मिलकर बनती कि नहीं बनती होती है। और दाएं जीभ करती क्या है, तो भोजन को खिसकाने का काम करती है। और इसके अलावा इसी के कारण हमें क्या लगता है, टेस्ट या स्वाद लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इस पे टेस्ट बड या स्वाद कलियां पाई जाती। कितनी होती है, लगभग 2000 टू 8000 होती है। कितने प्रकार का टेस्ट लगता है, 4। खट्टा लगता है, खट्टा नमकीन लगता है, आइट साइड है ना। फिर इसके बाद में कड़वा लगता है, आगे से। फिर इसके बाद में इसमें मिला हमारे यहाँ पे पानी जैसा एक स्लाइवा, बोल सकते हैं उस पानी को स्लाइवा। और स्लाइवा ग्लैंड से निकली। स्लाइवा ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैरोटिड। इतनी बात हमें क्लियर गई। स्लाइवा आखिर क्या होता है, तो हमने बोला कि 99% वाटर, 1% एंजाइम होते हैं। एंजाइम बताया कि एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट होता है। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर बात आई हमारे यहाँ पे कौन सा, बताओ कौन कौन से एंजाइम होते हैं हमारी फ्लावर में। एंजाइम नहीं पता, क्लियर बताओ। एक हमारे यहाँ पे होता है लाइक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बाद में हमारे यहाँ पे 2 और बताओ, सेलुलोज नहीं आएगा ना बेटा। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज ट्रिप्सिन। इसके बाद में लाइसोजाइम, एक और म्यूलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन। और जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है वो क्या कहलाता है, अमाइलेज नहीं, एक और उसी को नाम बोलते हैं, एंजाइम। लार में एंजाइम, कौन सा होता है, लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम बताओ, आ रहा है याद। म्यूलिन तो भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन तो पता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूलिन। और इसके बाद में हमारे यहाँ पे लाइसोजाइम, आपने सुना होगा कुत्ते को चाटते हुए देखा है। जब भी अगर कभी भी कोई चोट लग जाती है तो वो चाटने लगता है एकदम जीभ से। तो आखिर उसकी जीभ में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना, जिसके कारण देखते हैं आप 8-10 दिन बाद वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या करता है, क्या करता है, देखो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो जम्स को मारने का काम करता है। किसको मारता है, जम्स को मारता है। और जम्स को मारेगा तो जम्स मरेंगे तो जो हमारे यहाँ पे चोट वगैरह लगी होगी वो क्या हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो लाइसोजाइम म्यूलिन क्या कर देता है, भोजन को चिपचिपा या लुगदी जैसा बनाने का काम। तभी तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, भोजन अंदर जाता है। और बताओ 2 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लाइसोजाइम, म्यूलिन, 2 और होते हैं अभी। एमाइलेज को और दूसरा नाम क्या होता है, लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलती है। लार में 99% जल और 1% एंजाइम होते हैं। 99। अब लार का फॉर्म बताओ, एक तो अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, अम्लीय होती है कि नहीं होती है, 7 से कम होता है इसका पीएच,
ये अम्लीय होती है, 99% वाटर और 1% एंजाइम। और हमारे यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो लाइसोजाइम हो गया, म्यूलिन हो गया, एक डा से नाम है और एक और है ए से, म्यूकस तो चिपचिपो कर रहा है ना बेटा। 2 एंजाइम कौन से आ रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को हमारे यहाँ पे तोड़ देते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, एक उसमें हेल्प कर देता है, 2 एंजाइम। उसी को अमाइलेज के नाम से जाना जाता है, उसका सही नाम नहीं याद आ रहा। अमाइलेज ट्रिप्सिन 2, रुक जाओ याद आएगा बताती हूँ। देखो इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईसोफेगस या ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या होती है, एक तो पहले हमारे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इतनी बातों में क्लियर है। इसे ईसोफेगस, इसमें भोजन के कभी भी डाइजेशन से संबंधित कोई भी काम नहीं होता है। इसमें भोजन क्या होता है, खिसकता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, छोटी आंत में कहाँ से पहुंच गया, आमाशय या स्टमक में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय या स्टमक में ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पे ग्रास नली क्या होती है, क्या पाचन में कोई सहयोग करती है, ये तो पेंक्रियास से निकलने वाले हैं, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, LAT, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं हमारे यहाँ पे छोटी आंत से, अरे स्टमक से निकलते हैं 3rd नंबर के भाग से। 2 हमारे यहाँ पे होते हैं टाइलिन, टाइलिन डाइस्टेट आ गया, टाइलिन और डाइस्टेट। देखिए अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाएगी आपको। लाइसोजाइम तो आपसे बन गया ना, लाइसोजाइम क्या कर रहा है, कीटाणुओं का भक्षण या जम्स को मारने का काम करता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। टाइलिन हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, सबसे VIP एंजाइम माना जाता है टाइलिन। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, टाइलिन। क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन PSC में भी बना हुआ है कि भाई जो टाइलिन होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है कि नहीं करवाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है माउथ से। क्या फुल डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बदलेगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। किस एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, टाइलिन। डाइस्टेट में भी इसी में भी हेल्प कर रहा है। म्यूलिन क्या कर दे रहा है, भोजन को चिपचिपा, और आगे हमारे यहाँ पे लाइसोजाइम क्या कर दे रहा है, बैक्टीरिया को मारने। बैक्टीरिया अलग होता है बेटा, जम्स अलग होता है। जम्स, बैक्टीरिया जीवाणु हो जाता है, एक कीटाणु की बात चल रही है, तो जम्स को मारने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है। बन जाएगा इतना। अब भोजन कहाँ पहुंचेगा, ईसोफेगस या ग्रास नली पहुंचेगा। क्या ईसोफेगस या ग्रास नली में डाइजेशन से संबंधित कोई काम हुआ, हाँ या ना, नहीं हुआ ना। तो हमारे यहाँ पे अब कहाँ पहुंच जाएगा भोजन, स्टमक या आमाशय में पहुंचेगा। हम बोल सकते हैं कि आमाशय कहाँ पाया जाता है, तो शरीर के बॉडी में किस समय किस जगह पे स्टमक पाया जाता है, उसी को आम भाषा में बोला जाता है पेट, आमाशय हिंदी में, और स्टमक बोला जाता है इंग्लिश में। तो स्टमक शरीर के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। इतनी बात हमें क्लियर गई। स्टमक के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, अरे HCl कहाँ से निकलता है, स्टमक इसलिए पढ़ते हैं ना, स्टमक बेटा अलग होता है। हमारे यहाँ पर स्टमक से ही HCl निकलता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी मात्रा बढ़ जाने पर हो जाती है एसिडिटी, और ज़्यादा बढ़ जाने पर हो जाता है हमें कल्याण है। आपने देखा कि जैसे जो पेट होता है एकदम टाइट टाइप का हो जाता है, और जैसे अपने यहाँ पे जो रोम होते हैं वो ऐसे भी निकलने लगते, कांटे जैसे दिखने लगते हैं।
कभी देखने को मिलता ही नहीं है ना साधारण तौर पर। एसिडिटी तो क्लियर है ना, तो HCl की मात्रा बढ़ जाने पर एसिडिटी हो जाती है। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा कि भूख जब लगती है तो अपन को लगता है चूहे से काट रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो रुग्गी नामक कांटे होते हैं, तो हमारे यहाँ पे रुग्गी नामक कांटे के बाद में आ जाता है पेप्सिन और रेनिन। अब पेप्सिन भी एंजाइम होता है और रेनिन भी। तो हमारे यहाँ पे पायरोलिक भाग से क्या निकलते हैं? पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, पासे पेप्सिन पासे प्रोटीन। तो पेप्सिन एंजाइम किससे संबंधित हो जाता है? प्रोटीन। और रेनिन किससे हो जाएगा? दूध से। आपने देखा होगा 3-4 महीने के बच्चे को आप माँ जब दूध पिला के तो ये फ्री कर देते हो उसके लिए, तो आप ऐसा झपटते हो। कभी लिया है ऐसे बच्चे को 3-4 महीने के या 6-7 महीने के बच्चों को लिया? ऐसा लिया और वो पलटी कर देता है और दूध की जगह दही निकलता है। तो करता कौन अपनी बॉडी में? रेनिन। क्लियर है? और यहीं पर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड सुनी होगी, जठर ग्रंथियां सुनी है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बुढ़ापे में देखने को मिलती है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाती है? काम करना बंद कर देती हैं। ये अपनी अवस्था में तो क्या होती है? ठीक ठाक चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन क्लियर गया। अब यहाँ पर भोजन अभी भी कैसा है बेटा? अम्लीय है कि क्षारीय हो गया? अम्लीय ही है, लेकिन छोटी आंतें से मुंह फुला के बैठी है कि जब भी मेरे पास आना कैसे होके आना? क्षारीय होके आना। बेस चाहिए हमें, तो अभी तक तो एसिडिक है, बेस चाहिए पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, और बेस होने के लिए बेस निकालना जरूरी हो जाएगा। तो पित्तरस आपने सुना होगा, विलेय जूस सुना सा तो है, फिर तो हम फॉर्मेट में डाल देंगे आपको। विलेय जूस होता है या पित्तरस होता है, कैसा होता है? क्षारीय। अब किसी ने बोला कि सर बोले कि भाई पित्तरस को खोज लीजिए मैम और आपका काम बन जाएगा, और छोटियां नाराज होकर एकदम खुश माइंड हो जाएगी। तो आप पित्तरस ढूंढने निकले, फिर इन सर जी के पास में गए तो कह रहे हैं कि पित्तरस भैया यहाँ से नहीं मिलेगा, पित्तरस निकलता है लिवर से। वो निकाल देता है लेकिन स्टोर करके नहीं रखता है। स्टोर करके रखना है तो गॉल ब्लैडर में जाइए। इतनी बात हमें क्लियर गई। तो हमारी छोटी आंत की 2 विशेष हैं, क्या क्या होकर आइए? क्षारीय, और दूसरी पूर्ण पाचक रस या फुल डाइजेशन जूस लेकर आइए, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करें, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करें और फैट को भी डाइजेस्ट करें। इतनी बात हमें क्लियर है। क्या क्या चाहिए छोटी आंत को आने के लिए? आप गए लीवर से, मतलब स्टमक से निकलने के बाद में आपको कहाँ जाना चाहिए था? एक्चुअली छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म होता डाइजेशन, डायरेक्ट जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या रुक के बैठी है कि हमें क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए और पूर्ण पाचक रस या फुल डाइजेशन जूस चाहिए, तभी जाके हम क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे। चाहिए 2 चीजें। अब डाइजेस्ट करने की ये 2 शर्तें जब निकल कर आई तो हमने क्या बोल दिया? कहीं ना कहीं ढूंढोगे कि निकल के भाग जाओगे? ढूंढोगे। तो अपन जब दूसरे के पास जाएंगे तो अपन पूछ रहे भैया पित्तरस कहाँ मिले, पित्तरस कहाँ मिले? तो किसी ने आपको एडवाइस दी लीवर के पास में जाइए, वहां पे पित्तरस मिल जाएगा। अब लीवर के पास में बोला तो उसने बोला भैया हम तो निकालते हैं, सिर्फ हम स्टोर करके कभी नहीं रखते। अगर आपको स्टोरेज में चाहिए तो गॉल ब्लैडर पर जाइए आप, और गॉल ब्लैडर से हमें पित्तरस मिल गया, लेकिन पूर्ण पाचक रस कहाँ से मिलेगा? तो एक ने सलाह दी कि एक काम कीजिए, आप पेंक्रियाज या अग्नाशय के पास चले जाइए, आपको क्या मिल जाएगा? पूर्ण पाचक रस। तो 2 हमें चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इसी के चक्कर में हम क्या पढ़ते हैं? लिवर को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, पेंक्रियाज को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, और गॉल ब्लैडर को। नहीं तो डायरेक्ट क्या पढ़ते अपन लोग? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मजबूरी में क्यों पढ़े? अब रीजन पता चला कि हम डाइजेशन सिस्टम में लिवर क्यों पढ़ते? लिवर तो कोई काम ही नहीं करता डाइजेशन का। यस या नो? रीजन क्लियर गया? कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई हम डाइजेशन सिस्टम में लिवर क्यों पढ़े? क्लियर है? गॉल ब्लैडर क्यों पढ़े? पेंक्रियाज क्यों पढ़े? फुल डाइजेशन जूस मिलता है। ये तीनों चीजें जब हमारी दोनों चीजें मिल जाएंगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन खुश होगी और ले लेगी, और अम्लीय और क्षारीय मिलता है तो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो डाइजेस्ट होगा, पानी निकल के भागेगा, क्योंकि पानी का हमारे यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, तो बचा रह जाएगा वाटर। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कर लेगी? बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलन के द्वारा रेक्टम मार्ग से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
एनर्जी में भी बदल गया, वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल गया, इस तरीके से पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए, स्टमक तक अच्छे से गया। हमें लार ग्रंथियां या सलाइवा ग्लैंड, कल से जो टॉपिक बनेगा वो कहाँ से जाएगा, स्टमक। स्टमक के बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लिवर, लिवर के बाद गॉल ब्लैडर, हाँ फिर इसके बाद पेंक्रियास, फिर जाओगे किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। और डाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है।